एक बार फिर स्वागत है आपका। सर्वे हमारे साथ लगातार मौजूद हैं आमिर, जो आपका 10वां एपिसोड है, इसमें जो मुद्दा उठाया, अभी हम लगातार इसकी चर्चा भी कर रहे थे, समाज में किस तरह से ये फैला हुआ है, हर स्तर पर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन भी तो दिया गया है, वो भी तो अधिकार मिला है दलितों को। देखिए, एक्चुअली मेरे समझ से जो जब हमने इस शो की मुद्दे को चुना तो मेरे लिए ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो टोटली अलग है, करीबन 50, 60, 65 साल पुराना है। जातिवाद का जो सिलसिला है, जो जात की वजह से जो भेदभाव होता है या अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, ये हजारों साल पुराना है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये जो जड़ है इस दिक्कत की, अगर इस जड़ की समस्या हम ढूंढ लें और समाज में से हम इस अंतर को निकाल दें, अपने दिलों से अगर ये अंतर को निकाल दें, तो उसके साथ जुड़े हुए जितने समस्याएं हैं वो अपने आप हल हो जाएंगे जी। और क्योंकि जब ये जो मेन मुद्दा है कि अगर हम फर्क ही नहीं रखेंगे कि कोई छोटा है या बड़ा है, कोई ऊंचा है या नीचा है, वो फर्क हम हटा ही देंगे सालों साल, मतलब एक दिन में तो नहीं होगा, कई सालों में वो होगा, लेकिन एक दफा जब वो हो जाएगा तब और जो जुड़े हुए समस्या हैं उसके साथ वो भी अपने आप हल हो जाएंगे। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि ऐसी कहानी भी, दो ऐसी हस्तियों के बारे में भी जिन्होंने इसी जात पात और इसी धर्म के आधार पर किस तरह से भेदभाव होता है उससे वो निकले हैं, उभरे हैं और आसमान की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। अशोक खाड़े का जन्म सांगली जिले के छोटे से गांव में एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। भूख और जिल्लत मानो उन्हें विरासत में मिली थी। अनटचेबिलिटी गांव में बहुत थी। हमको मंदिर में आने नहीं देते थे। बाद में हम कॉमन वेल पे हमको पानी भरना नहीं देते थे। जब मैं स्कूल में गया था तभी मैं स्कूल का बच्चों के साथ अपर डिवीजन के बच्चे रहते उसमें से बैठ नहीं सकता था। पॉवर्टी के साथ दलित और दलित के साथ ये पॉवर्टी, ये दोनों को एक साथ लेना बहुत डिफिकल्ट हो गया। लेकिन अशोक स्वभाव से जुझारू थे। काफी संघर्ष से स्कूल की पढ़ाई पूरी की। पॉवर्टी को खत्म करना है तो ओनली एजुकेशन इज द ओनली मेडिसिन। 11वीं पास करके अशोक 15 साल की उम्र में मुंबई आ गए। मैं सोया नहीं बारिश में कितने दिन। जब जोर से बारिश आ जाता था, ऊपर का पानी नीचे आ जाता था, तो मैं ऐसा बैठ जाता था। लेकिन ये बैठने के बाद मैं स्टडी करता था बहुत। मैं बी मैकेनिकल हो गया। देन बाद में मुझे लगा कि अभी आई शुड व्हाट एवर इट मे बी डू और डाई बट फिनिश इट नाउ। देन मैं 1995 को खुद का कंपनी स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड विद जीरो कैपिटल बट नाउ आई एम जस्ट रीचिंग मोर देन 100 करोड़ टर्नओवर। आज अशोक खाड़े 100 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं, जहां 4,500 लोग काम करते हैं। ऊंची जाति के सैकड़ों लोग भी उनके यहां नौकरी करते हैं। जिस फुटपाथ पर वो पढ़ा करते थे, आज उसी पर ओवर ब्रिज बनाते हैं। जिस गांव में दलित होने की वजह से उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ा था, उसी गांव में आज वो रोल मॉडल माने जाते हैं। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हॉनेस्टी होनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक पॉवर्टी की वजह से या अनटचेबिलिटी की वजह से दलित की वजह से आप कहीं रुक जाते वगैरह, ऐसा नहीं है। बचपन में रतिलाल मकवाना को ऊंची जात के बच्चे अपने साथ खेलने तक नहीं देते थे। एक गरीब दलित परिवार में पैदा होकर अनेक मुश्किलों और छुआछूत झेलकर आज 380 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गुजरात पिकर्स इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाने के सफर में भी उन्हें एक बार दलित होने का एहसास कराया गया। 1950 में हमने पिकर्स का फैक्ट्री चालू किया। तभी हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं था, तो बैंक में अप्लाई किया। भावनगर का महाराजा का वो बैंक था। वो बैंक में जो एम्प्लॉय है ना, सब मैनेजर स्टाफ सब ग्रामीण लोग थे। यहाँ नागर ग्रामीण बोलते हैं उनको। चमड़ा का काम लिखना नहीं था और इसलिए हमको लोन नहीं दिया। जब रतिलाल बड़े हो रहे थे तो भारत में दलितों के हाथ में कुछ भी नहीं था। आज एक दलित
दूसरी जात के लोगों को रोजगार दे रहा है। दलित कम्युनिटी के यूथ को भी आगे आना है, उनको मौका मिलेगा तो वो भी सफल होगा और हम दूसरे से कम नहीं है वो साबित कर सकते हैं। और हमारे साथ आमिर मिलिंद कामरे जी मौजूद हैं जो DICCI से हैं, दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। मिलिंद जी, हमने ये दो कहानियां दिखाई अपने शो पर कि जिस तरह से ये एंटरप्रेन्योर बने और सारी कमियों के बावजूद, सारी कठिनाइयों के बावजूद आगे निकल कर आए हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि क्या था एक उनके जीवन में उद्देश्य जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मिस्टर आमिर खान जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील विषय को उन्होंने छेड़ा है और उसे एक नेशनल डिबेट बनाया है और उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसलिए सबसे पहले तो आमिर जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। शुक्रिया। दूसरी बात जो है सर, एक जो बात है मुझे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और एक जो दलित इंटेलिजेंशिया है उससे भी एक बहुत बड़ा फीडबैक आया है कि इस देश के अंदर जो अनटचेबिलिटी है, जो जाति व्यवस्था है, इसके खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन अगर किसने किया होगा तो वो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। महात्मा फुले जी है, शाहू महाराज जी है, पेरियार स्वामी, ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स है। वो कहीं थोड़ा बहुत मिसिंग रहे, एक नाराजगी दलित कम्युनिटी में है, वो आपके नज़र में ध्यान में मुझे लाना चाहिए। ये एक बात जी। इस बात के ऊपर बहस हो रही है। आप जैसे आपने अभी जो सेकंड एपिसोड जो है उसकी चर्चा शुरू की, तब से बोला कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गई है 50 साल से इस देश के अंदर रिजर्वेशन है, मगर ऐसा नहीं है। मैं ऐसे मानता हूं रिजर्वेशन 3,500-4 हजार सालों से है सर। जिन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, जो 4 वर्ण बनाए, तो उस 4 वर्ण में एक ब्राह्मण, उसका काम शिक्षा देना, क्षत्रिय उसका काम रूल करना, वैश्य उसका काम व्यापार करना, बिजनेस करना, और दलित उनका काम है सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये जब तक ये मनु का कानून था तब तक ये सब लोगों के लिए तो ये रिजर्वेशन ही था। जो राजा है उसका बेटा राजा बन जाएगा, जो व्यापार कर रहा है उसका बेटा आगे व्यापार करेगा सब। और दलित समाज को कायदे से अगर वो संपत्ति जमा करता है तो भी उसकी संपत्ति छीनने का अधिकार ये मनुस्मृति ने दिया था। ये बहुत ही गलत था वो। इसलिए रिजर्वेशन अभी 50 से शुरू हुआ है, दलित समाज को कुछ मौका दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये बात अलग है, मगर इस प्रकार का रिजर्वेशन है ये पूरे देश ने, दुनिया ने देखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है जी। दूसरी बात ये जो है कि बाबा साहब अंबेडकर इस देश के सबसे बड़े नेता है जिन्होंने इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है उसके खिलाफ एक आंदोलन किया, एक लड़ाई लड़ी। यह तो पूरे हम इतिहास में तो पूरे देख सकते हैं जी। मैं एक बात को सर आमिर जी यहाँ पे उठाना चाहता हूँ जी। जिस प्रकार धर्माधिकारी यहाँ पे आए थे अपने स्टूडियो में, और धर्माधिकारी जी ने कहा कि देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है वो जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा वो गीता और झाड़ू का उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जी कि दलित के हाथ में गीता जाना चाहिए और ब्राह्मण के हाथ में झाड़ू जाना चाहिए। मैं एक बात को रिमाइंड करना चाहता हूं, हम बाबा साहब अंबेडकर जी के फॉलोअर हैं। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे किसी के हाथ में झाड़ू हो अगर क्या हो। तो पूरे समाज में समानता हो, किसी के भी साथ भेदभाव ना हो, किसी के भी साथ भेदभाव ना हो। मिलिंद जी, हमारे पास माफ कीजिएगा समय इतना ही चर्चा के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरीक होने के लिए। और जो मिलिंद जी भी कह रहे हैं वो बहुत अहम बात है कि समाज में समानता हो, सबको बराबर अधिकार मिले। लेकिन मिलिंद जी से मैं एक चीज खाली पूछना चाहूंगा, और वो मिलिंद जी क्योंकि बहुत एक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं जिसका नाम है डिक्की, मैं चाहूंगा कि आप 2 शब्दों में उसके बारे में हमें बताएं मिलिंद जी। सर, अभी जो आपके शो में जो 2 सक्सेस स्टोरी मिस्टर अशोक खाड़े जी की और रति भाई मकवाना गुजरात जी की दिखाई, ऐसे दलित समाज से हजारों सक्सेस स्टोरियां इस देश में बनी है जो
जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा न लेते हुए किसी भी प्रकार का एक संघर्ष करते हुए उन्होंने एक बिजनेस अपना खड़ा किया है, और ये सभी जो बिजनेसमैन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आने का काम ये डिक्की के माध्यम से हम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, हमारा जो एक एम है इस आंदोलन का, आंदोलन नहीं, ये तो फोरम है, एक बिजनेस फोरम है, एक दलित समाज में एक बिजनेस लीडरशिप बढ़े, इस प्रकार का एक आंदोलन हम इस देश में खड़ा कर रहे हैं। एक जॉब गिवर सोसाइटी बने, हम बाबा साहब अंबेडकर जी के फॉलोअर है, तो एक जॉब गिवर सोसाइटी हम बने, सभी समाज को जॉब दे, दलित समाज को दे। और दूसरा, इस देश के अंदर अभी तक हमने 60 साल में सोशलिज्म और कम्युनिज्म के साथ में हमने इस देश की जातीय व्यवस्था को लड़ने की कोशिश की समाजवाद से, मगर ज्यादा हाथ में नहीं आया। तो हम ये चाह रहे हैं कि कैपिटलिज्म, फाइट कास्ट विथ कैपिटल, इसके सहारे लड़ना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और एक बात बाबा साहब, और हम उम्मीद करते हैं जी मिलिंद जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस फोरम के जरिए और तमाम इस तरह की और सक्सेस स्टोरी सामने आएंगी, जिस तरह की 2 कहानियां हमने दिखाई हैं, इस तरह के और तमाम लोग होंगे जो सामने आएंगे, जिनको मौका मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शरीक होने के लिए। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि रविवार को सुबह 11 बजे देखना ना भूलें सत्यमेव जयते स्टार प्लस पर सुबह 8 बजे, और सत्यमेव जयते का असर शुक्रवार को रात 8 बजे देखिए एबीपी न्यूज और एबीपी माझा पर।